हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल में। आज से एक नई शुरुआत मैंने की है। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान जो है उसका पूरा कोर्स मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए ऑनलाइन लेके आऊँगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और ना तो उनके कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं और ना ही उनके स्कूल। तो ऐसी स्थिति में आप घर बैठकर ही जो है पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि पूरा कोर्स मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ, तो आप इस चैनल से जुड़िएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी आपके साथी हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पूरे वीडियो की अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, तो मैं आपको नीचे नंबर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ पर आप कॉल करके इसकी पूरी पीडीएफ फाइल जो है व्हाट्सअप और चाहे तो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप पे या फिर उसको टेलीग्राम पर आप प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप मेरे नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कक्षा 12वीं का यह अध्याय है ठोस प्रावस्था। हालांकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं पहले आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा और टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट रट लेते हैं। रटना नहीं है आपको, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझिए, पहले टॉपिक समझ लीजिए और टॉपिक समझने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री के लेके आऊँगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। पूरे जो 16 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के, 16 ही चैप्टर जो है हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कक्षा 12वीं अध्याय 1 का पहला चैप्टर है, जो टॉपिक है उसका नाम है ठोस प्रावस्था, जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो ठोस प्रावस्था का पहला प्रश्न है हमारा, शॉटकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो एक्चुअली ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे एक या दो ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ शॉटकी त्रुटि किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसको समझने से पहले ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आपको एक क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। ये एक साधारण क्रिस्टल मैंने यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर मैंने क्रिस्टल बनाया है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो एक्चुअली शॉटकी त्रुटि में क्या होता है, इसको हम पहले NaCl के उदाहरण से समझते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में एक तो धनायन, ये जो आपको दे रखा है धनायन ये, और एक ये दे रखा है यहाँ पे ऋणायन। तो किसी भी क्रिस्टल में से अगर एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ दे और वह क्रिस्टल से बिल्कुल बाहर चला जाए, तो ऐसी त्रुटि को हम शॉटकी त्रुटि के नाम से जानते हैं। इसका एक सामान्य डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने A को प्लस दिया है और B को माइनस दिया है, फिर A प्लस B माइनस A प्लस, उसी प्रकार पुनरावृत्ति है। तो जो भी एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा NaCl, तो आप सभी लोगों को पता है Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। प्लस को हम बोलते हैं कैटायन, माइनस को हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो अगर किसी भी क्रिस्टल में से एक धनायन यानी कि जो कैटायन होता है वो, और एक ऋणायन यानी कि एक एनायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चला जाता है, तब जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं शॉटकी त्रुटि। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन देखिए आप। शॉटकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि से आप क्या समझते हैं? तो शॉटकी त्रुटि में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में से धनायन का एक स्थान तथा ऋणायन का एक स्थान रिक्त हो जाता है, तब इस प्रकार की त्रुटि जो है वो शॉटकी त्रुटि कहलाती है। इसमें कुल आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे क्रिस्टल उदासीन बन जाता है और क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या बनते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि जब किसी क्रिस्टल में से एक धनायन का स्थान और एक ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है, तब कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है, तब त्रुटि उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं शॉटकी त्रुटि। शॉटकी त्रुटि में क्रिस्टल का घनत्व कैसा हो जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ऋणायनों की और धनायनों की संख्या इसमें कम हो जाती है, तो क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शॉटकी त्रुटि में क्रिस्टल का घनत्व कैसा होता है, तो वह एक्चुअली उसका पूरा क्रिस्टल तो उदासीन बन ही जाता है, लेकिन उसका घनत्व जो है वो भी कम हो जाता है। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा शॉटकी त्रुटि के उदाहरण काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, KBr, ये सभी उदाहरण जो है शॉटकी त्रुटि के अंतर्गत आते हैं। आपको डायग्राम में शो हो रहा है बिल्कुल शॉटकी त्रुटि, देख लीजिए आप। सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर ये मैंने एक इसमें सोडियम यानी कि धनायन का स्थान रिक्त किया है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्लोराइड यानी कि ऋणायन का स्थान रिक्त किया है। तो जब भी किसी क्रिस्टल में से जितने धनायन चले जाए तो उतने ही ऋणायन भी जाते हैं, यानी कि धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या का कम होना क्रिस्टल में
शॉर्ट की त्रुटि उत्पन्न करता है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट की त्रुटि से संबंधित। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं इस पूरे चैप्टर को 5 पार्ट में लेके आऊँगा और जो छठा पार्ट हमारा होगा उसमें मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा इसका आज का, फ्रैंकल त्रुटि से आप क्या समझते हैं। फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है ये पहले आप डायग्राम देख लीजिए। फ्रैंकल त्रुटि में सिर्फ और सिर्फ धनायन का स्थान ही रिक्त होता है। ठीक है, इसमें ऋणायन का स्थान रिक्त नहीं होता है। ये क्रिस्टल देखिए आप सबसे पहले AgCl का क्रिस्टल यहाँ पर समझाया है सिल्वर क्लोराइड का, और एक साधारण चित्र जो है मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। AgCl में Ag के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर होता है माइनस। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में से धनायन जो होता है वह अपना स्थान छोड़ देता है। इसमें फ़र्क ये है, शॉर्ट की त्रुटि में तो धनायन और ऋणायन क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंकल त्रुटि में जो धनायन है वह क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है। जो क्रिस्टल के बीच में जो आपको जगह दिख रही है ना, ये वाली जगहें, इन जगहों को हम बोलते हैं अंतरकाशी स्थान, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस। तो धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतरकाशी स्थान में ही चला जाता है, मतलब क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है धनायन। इसमें सिर्फ और सिर्फ धनायन ही अपना स्थान छोड़ता है, ऋणायन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब किसी क्रिस्टल में से धनायन अपना स्थान छोड़ दे और अंतरकाशी स्थान, ये जो स्थान दिखाई दे रहे हैं आपको, यही है अंतरकाशी स्थान, इनमें अगर चला जाए तो ऐसी त्रुटि को हम बोलते हैं फ्रैंकल त्रुटि। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आयनों की संख्या कम नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ धनायन अपना स्थान छोड़ करके आगे खसक जाता है, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, यानी कि कुल आयनों की संख्या में कमी नहीं होती है, इसलिए इसका जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। आप ये पूरा डायग्राम देखिए, AgCl का मैंने समझाया है। इसमें AgCl बिल्कुल अल्टरनेट है, यानी कि एक धनायन ऋणायन बिल्कुल नियमित क्रम है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, क्रिस्टल की परिभाषा ये होती है कि उसमें एक नियमित क्रम होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स आपको रिक्त बता रखा है, यानी कि यहाँ पर Ag सिल्वर का जो धनायन है वह अपना स्थान यहाँ पर छोड़ रहा है, और छोड़ करके कहाँ जा रहा है ये देखिए आप, अंतरकाशी स्थान में वो आगे खसक गया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है फ्रैंकल त्रुटि की, इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक में से धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में ही अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है। यह दोष जो है ये फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसमें कुल आयनों की संख्या में कमी नहीं होती है, जिससे क्रिस्टल का जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ZnS, AgI, ये सभी जो है फ्रैंकल त्रुटि के उदाहरण हैं। तो फ्रैंकल त्रुटि से कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं? 2 तो बनेंगे। किस त्रुटि में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है? तो वह फ्रैंकल त्रुटि में रहता है। क्यों रहता है घनत्व अपरिवर्तित? क्योंकि इसमें आयन जो है वो अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद रहते हैं, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर के क्रिस्टलों में आयनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, इसलिए इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि शॉर्ट की त्रुटि में क्या हुआ था, आयन जो अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चले गए थे, इसलिए वहाँ पर घनत्व परिवर्तित हो गया था। फ्रैंकल त्रुटि में आयन यहीं रहते हैं, इसलिए इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है और इसमें आयनों की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें सिर्फ धनायन ही अपना स्थान छोड़ता है और अंदर ही क्रिस्टल के अंदर अंतरकाशी स्थान पर चला जाता है। तो क्लियर है आपको ये? तो शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा ठोस प्रावस्था का प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। यूनिट सेल जो होता है, यानी जिसको हम इकाई सेल बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है समझाइए। या फिर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, सरल घनी सेल किसे कहते हैं हम, अंतः केंद्रीय घनी सेल किसे कहते हैं हम, या फलक केंद्रीय घनी सेल जिसको इंग्लिश में हम सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर सेल या फेस सेंटर सेल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहले टॉपिक समझ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सरल घनी सेल क्या होता है, जिसको हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं, या आपको एक क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा है, इसमें अवयवी कण कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये बिल्कुल कोनों पर, कॉर्नर पर ही आपको ये सारे अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण इकाई सेल के सिर्फ और सिर्फ कोनों पर ही उपस्थित हो, ठीक है, तब इस प्रकार के सेल को हम बोलते हैं सरल घनीय सेल। और इसके अंदर प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की जो संख्या होती है वह 8 × 1/8 बराबर 1 होती है, यानी कि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 1। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है
कि सरल घनी सेल में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 1। एक्चुअली क्या होता है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको 1 यूनिट सेल दिखाया है, इसके पास में भी एक और यूनिट सेल रखा जाता है, फिर इसके पास में एक और रखा जाता है, इसके पास में एक और रखा जाता है, एक और रखा जाता है। कुल मिलाकर के किसी भी यूनिट सेल का जो एक कोना है वह अगल बगल से 8 कोनों से जो है घिर जाता है, इसलिए इसमें प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या 8 गुणित 1/8 बराबर 1 होती है, यानी कि 8 से 8 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 1। तो ये आप याद रखिएगा, सिंपल क्यूब जो होते हैं वो सब सरल घनी सेल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक है आपका अंतः केंद्रीय घनी सेल, जिसको हम बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर सेल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये परमाणु आपके इकाई सेल के कोनों पर है, लेकिन कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र, ये बिल्कुल मध्य में भी आपके एक अवयवी कण उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसमें सरल घनी सेल तो है ही सही, लेकिन एक आपको ये अवयवी कण एक्स्ट्रा इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या क्या होगी, इसमें होगी 8 गुणित 1/8, प्लस इसमें एक अवयवी कण ज़्यादा है मध्य में तो प्लस 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या आएगी 2, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। और इसमें अगर आपसे कुल परमाणु पूछ ले तो 8 तो कोनों पर है ही सही और एक मध्य में, यानी कि कुल कितनी होती है, 9 होती है। तो अंतः केंद्रीय घनी सेल किसे कहते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कोनों के अलावा मध्य में भी उपस्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घनी सेल। याद रहेगा आपको ये, ठीक है। तीसरा टॉपिक है आपका फलक केंद्रीय घनी सेल, जिसको हम एफसीसी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस सेंटर सेल। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में अवयवी कण इकाई कोशिका के कोनों के अलावा जो है इसके फलक पर भी यानी कि फेस पर भी उपस्थित होते हैं। इसमें सिंपल क्यूबिक सेल तो रहता ही रहता है, जैसे कि ये आपको दिखाई रखा है डायग्राम, ये देखिए, ये मैं बना देता हूँ आपको यहाँ पे, ये सरल सेल तो होता ही है। तो इसमें अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, कोनों पर उपस्थित होने के अलावा फलक पर भी होते हैं। ये डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर क्लियर दिखाया है आपको। 8 कण ये कोनों पर तो है ही सही इसमें, ठीक है, तो 8 तो हो गई सही, यानी कि इसमें ये वाला मेथड तो लगेगा 8 गुणित 1/8, प्लस इसमें क्या होता है 6 फलक होती है किसी भी घन में, एक ऊपर एक नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, दिख रही है आपको 6 फलक, तो 6 फलक तो है ही सही, तो यहाँ पे लिखेंगे +6। लेकिन ऊपर और नीचे की फलक, दाएं और बाएं की फलक, ये आगे और पीछे की फलक एक जैसी होती है, ठीक है। तो इस फलक को और इस फलक को हम एक ही काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये 1 हो गई। इस फलक को और इस फलक को हम 1 काउंट करेंगे तो ये 1 और हो गई, और ये आगे वाली फलक और एक और पीछे वाली फलक को हम 1 काउंट करेंगे, यानी कि कुल मिला के इसमें ओरिजिनल 3 फलक ही होती है, ठीक है। तो इसका प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या कितना आएगा, 8 गुणित 1/8 तो रहता ही रहता है, प्लस 6 फलक और आमने सामने की एक जैसी होती है, तो उसमें हम इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 8 से 8 कटेगा, तो 3 और 1 कितना हो गया इसमें 4, यानी कि इसमें प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या अगर आपसे पूछे फलक केंद्रीय घनी सेल में तो वो होती है 4। इसको मैंने यहाँ पर शो किया है, 8 गुणित 1/8 प्लस 6 और उसका आधा अगर हम करेंगे तो ये पूरा सोल्व करोगे आप तो इसका उत्तर आएगा 4, यानी कि इसमें 8 तो होते ही होते हैं कण और 6 एक्स्ट्रा होते हैं, तो कुल मिला के इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 14, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिट सेल होते हैं 3 प्रकार के, सरल घनी सेल, अंतः केंद्रीय सेल और एक होता फलक केंद्रीय सेल। इन पर टिप्पणी भी आ सकती है और इनके ऊपर से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में लास्ट वाले पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, अध्याय से संबंधित 5 वीडियो में बनाऊंगा और छठा पार्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव का रहेगा, तो इसमें आप सारे मार्क्स जो है वो कवर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है ठोस प्रावस्था अध्याय का, यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसके घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यूनिट सेल को हम एकक सेल या एकक कोष्ठिका भी जानते हैं। इसको यूनिट सेल को आप सामान्य भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि अगर एक मकान है और उस एक मकान की एक ईंट जो होती है उसको हम यूनिट सेल बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारी ईंटों से मिलकर के एक दीवार या एक मकान का निर्माण होता है, तो उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है ना उसको हम बोलते हैं इकाई सेल। तो इकाई सेल का मतलब ही ये होता है एकक कोष्ठिका, यानी किसी भी क्रिस्टल का एक छोटा कण जो है वो यूनिट सेल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लीजिएगा। इसके अलावा ये जो इसका सूत्र है ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जो उस क्रिस्टल के समस्त गुणों को प्रदर्शित करती है यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है।
और यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है Z, ये स्टार का मतलब इनटू है यहाँ पे, ये याद रखिएगा आप, Z गुणित M अपॉन में है a की पावर 3 यानी कि a क्यूब इंटू n0। ये यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र है, काफ़ी पूछा जाता है ये चाहे एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा। इसमें Z का मतलब है एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, M का मतलब है परमाणु का द्रव्यमान, a क्यूब है यूनिट सेल का आयतन, n0 को हम बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। तो समझ में आया आपको यूनिट सेल किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम या छोटी से छोटी इकाई जो इस क्रिस्टल के सभी गुणों को प्रदर्शित करती है। यूनिट सेल या एकक सेल या एकक कोशिका उसे हम कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चौथा प्रश्न है, ये साधारण सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो पहले टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? ये एक प्रकार के व्यवस्थित ठोस होते हैं, यानी कि इनके जो अवयवी कण हैं, अब अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण का एक नियमित बिल्कुल रेगुलर क्रम होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या विशेषताएं होती है इसमें? इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, इनके कणों के मध्य में पर्याप्त आकर्षण बल होता है, इनका गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट वह निश्चित होता है, और ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के, यह एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और उसमें से सिलेक्ट करना होंगे कि इसका उदाहरण कौन सा है। तो सामान्य लवण जिसको हम नमक सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, यह क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। नौसादर सभी ठोस तत्व, इसमें धातु और अधातु आ गई, ग्रेफाइट है, हीरा है, क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, ये सभी जो है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। और शक्कर भी जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण आप जरूर याद रखिएगा, ये उदाहरण एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे या फिर 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्रिस्टलीय ठोस को अलग करना होगा और अक्रिस्टलीय ठोस को अलग करना होगा। यानी कि घन संबंधी जो संरचनाएं होती है, ये क्यूब जैसा अगर आपको दिख रहा है कोई आकृति, तो वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। लेकिन इसकी जो केमिकल डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कणों का बिल्कुल नियमित व्यवस्थित क्रम होता है, उसकी हर चीज़ व्यवस्थित होती है, निश्चित ज्यामिति होता है, उसमें पर्याप्त आकर्षण बल होता है, गलनांक निश्चित, हर चीज़ जो है निश्चित हो, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। ये क्या होता है? वे ठोस जिनमें अवयवी कण, वही 3 प्रकार होते हैं अवयवी कण के, अणु, परमाणु और आयन, इनकी कोई क्रमबद्ध संरचना नहीं होती है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का अपोजिट बिल्कुल अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसा ठोस जिनमें अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम, कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या लक्षण और विशेषताएं होती है इसमें? इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, ये याद रखिएगा। यह समदेशिक होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, तो ये होते हैं समदेशिक। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा समदेशिक का मतलब क्या होता है। इनके कणों के मध्य में पर्याप्त आकर्षण बल नहीं पाया जाता है और इनमें असंपीड़ता पाई जाती है, यानी कि कोई भी लक्षण यहाँ पर व्यवस्थित नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसके उदाहरण आप याद रखिएगा, रबर, कांच, सिलिका, प्लास्टिक, रेजिन और लकड़ी, ये सभी उदाहरण अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है रबर क्या है, तो ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कांच क्या है, कांच भी एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो क्लियर हुआ है आपको क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में क्या अंतर है। हालांकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं बहुत सारे, तो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आता है तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव का ही रट्टा मारें, आप टॉपिक को बिल्कुल डीपली अच्छे से समझ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस मैंने अभी आपको समझा है। तो इनमें क्या अंतर होता है? आकार की अगर हम बात करें तो मैं बताया इनमें निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और अक्रिस्टलीय ठोस जो इनका अनियमित आकार होता है। गलनांक इनका निश्चित होता है क्रिस्टलीय ठोसों का, और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वह निश्चित नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है गलनांक निश्चित होने का मतलब होता है एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जल जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो वो एक निश्चित गलनांक के उबलने की बात कर रहे हैं, तो इसको हम जल का वो बोल देते हैं हिमांक। यानी कि बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ठीक है, तो ये हो गया उसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट। उबलने को हम बोलते हैं क्वथनांक और पिघलने को हम बोलते हैं हिमांक। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी कि आपको कोई एक टेम्परेचर दे दिया कि भैया फलानी चीज़ जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलेगी, ठीक है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गलेगी, यानी कि इनका निश्चित गलनांक होता है, ये आप इसमें समझिए। और इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पिघल सकते हैं, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पिघल सकते हैं, इनका कोई निश्चित फिक्स नहीं होता है गलनांक, तो इसलिए इनका नाम अक्रिस्टलीय ठोस पड़ा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गलनांक की बात आए क्रिस्टलीय ठोस में तो इनका निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, अर्थात ऐसा कोई निश्चित ताप नहीं होता जिस पर पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है। तीसरी बात हम करें विखंडन गुण की, तो क्रिस्टलीय ठोस को जब धारदार औजार से या तीखे औजार से हम काटते हैं तो ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है तथा प्राप्त नई सतह समतल एवं चिकनी होती है। मान लो कि अगर आप इस घन को काटोगे, ठीक है, तो आपको एक और ऐसा घन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपको 2 घन प्राप्त हो जाते हैं जिनकी आकृति जो है इनके पैतृक आकृति के बिल्कुल समान ही होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, जब इनको हम धारदार या ठोस किसी भी चीज़ को अगर हम काटते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को धारदार हथियार से या चाकू से, तब ये भी 2 टुकड़ों में विभाजित तो हो जाता है लेकिन अनियमित सतह प्राप्त होती है। मतलब इसमें एक टुकड़ा बड़ा हो जाएगा, एक टुकड़ा छोटा हो जाएगा, दोनों में आकृतियाँ आपस में मैच नहीं करेगी, तो ये अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें गलन की ऊष्मा, गलन की ऊष्मा क्या होती है, इनके गलन की ऊष्मा निश्चित होती है और इनकी जो होती है वो निश्चित नहीं यानी कि अनिश्चित होती है। ये वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं विषम देशिकता। ये मैंने बताया आपको कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदेशिक प्रकृति के होते हैं। मैं बताऊंगा आपको आगे का समदेशिक और विषम देशिक का मतलब क्या है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि विषम देशिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और समदेशिक जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके अलावा अवयवी कणों के मध्य व्यवस्था में अगर क्रमिकता हम देखें तो इनके कणों में त्रिविमीय दिशाओं में एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न होता है, अर्थात इनमें दीर्घ क्षेत्र क्रमिकता पाई जाती है, जैसे कि हुआ क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज, यानी कि इनमें कणों की व्यवस्थित संरचना होती है, ये याद रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस में इनके अवयवी कणों में कोई मतलब व्यवस्था नहीं होती है, और अगर व्यवस्था होगी भी सही तो थोड़ी दूरी के लिए होती है, बाद में जाके फिर अव्यवस्था हो जाती है। तो इनके अवयवी कणों में कोई क्षेत्र के लिए ही नियमित व्यवस्था होती है, यानी कि इनमें जो क्रम होता है वो कुछ सीमा तक होता है, बाद में जाके वापस से अव्यवस्थित क्रम हो जाता है, अर्थात इनमें लघु क्षेत्र क्रमिकता पाई जाती है, जैसे कि क्वार्ट्ज हुआ, कांच हुआ इत्यादि। तो अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्थित होती है और क्रिस्टलीय ठोस में अव्यवस्थित होती है। तो ये एक अंतर मैंने आपको बताया है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में, आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उदाहरण आप जरूर याद रखिएगा। अब जो टॉपिक आपका बार बार आ रहा था समदेशिकता और विषम देशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। समदेशिक का मतलब होता है किसी भी ठोस के भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना। अब भौतिक गुण उसका रंग, रूप, आकार, साइज है ना, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई कितनी है, उसको हम बोलते हैं भौतिक गुण, यानी कि उसको बाहर से अवलोकन जिन गुणों का किया जाता है उसको हम बोलते हैं भौतिक गुण, ठीक है। तो समदेशिकता का मतलब ये होता है किसी ठोस के भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना, उसको हम बोलते हैं समदेशिकता। विषम देशिकता का मतलब होता है किसी ठोस के भौतिक गुणों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होना, उसको हम बोलते हैं विषम देशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है ये विषम देशिक के उदाहरण हैं और ये अक्रिस्टलीय ठोस जो आते हैं ये समदेशिकता के उदाहरण, यानी कि अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस को देखोगे तो वह चारों तरफ से अगर आप उसको देखोगे तो वह एक जैसा ही आपको दिखाई देगा। तो याद रहेगा समदेशिक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और विषम देशिक जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। विषम देशिकता का एक बार और मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ। विषम देशिकता का अर्थ होता है किसी ठोस के भौतिक गुणों का भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होना, ठीक है। तो ये था अध्याय 1 का पहला पार्ट ठोस अवस्था का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आप। मैं पूरा कक्षा 12वीं का कोर्स जो है आपके लिए ऑनलाइन लेके आऊँगा, तो आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि इसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।